मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में जो दुर्दांत दुस्साहस उग्रवादी तत्व कर रहे हैं और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार की ममता जो उनके ऊपर दिख रही है और इंडी गठबंधन ने जो सेकुलर मौन धारण करके रखा हुआ है, यह देश के समाज और लोकतंत्र के लिए यह चुप्पी बहरा करने वाली है। हम बहुत साफ साफ उनसे पूछना चाहते हैं कि अनेक अवसरों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय टिप्पणी कर चुका है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर, और आज हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं। जो दृश्य आप मुर्शिदाबाद में देख रहे हैं और जो दृश्य बांग्लादेश में दिखते थे, क्या इसमें कोई बहुत भारी अंतर दिख रहा है? जबकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार है, मगर हौसले दोनों ही जगह उग्रवादियों के, अतिवादियों के और हिंदू विरोधियों के उतने ही बुलंद हैं, सरहद के इस पार या उस पार। तो मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने संदेश खाली में नोआ खाली की याद पुनर्जीवित करवाई थी। आज जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, जिस ढंग से वहां हिंदुओं को पलायन करना है, ये 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन की याद दिलाता है कि एक कुछ एरियाज में डायरेक्ट एक्शन हो रहा है। और जैसे उस समय बंगाल का चीफ मिनिस्टर सोहरावर्दी बैठकर परोक्ष संरक्षण दे रहा था और कांग्रेस भी उसके साथ थी, आज कमोबेश ममता बनर्जी जी की सरकार वही भूमिका निभाती नजर आ रही है। मैं एक पॉइंट में और भी कह देना चाहता हूं कि ममता जी के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है, क्योंकि उन्होंने इन उग्रवादी तत्वों को इतना सर चढ़ा लिया था कि आज अगर ममता जी यह समझ भी रही हो कि गड़बड़ हो रहा है तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती हैं। वो पूरी तरीके से विवश हो चुकी हैं। इसलिए यह सरकार अब एक प्रकार से अतिवादी उग्रवादी तत्वों के हाथ बंधक हो चुकी है, ममता जी चाहें या ना चाहें। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ऑल 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट की पावर्स डिफाइंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपनी स्टेट असेंबली से पारित कानून के को मानने से इनकार नहीं कर सकती। उसी प्रकार कोई भी राज्य सरकार केंद्र के द्वारा पारित कानून को मानने से इनकार नहीं कर सकती। अगर कोई यह कहता है, इसका मतलब वो संविधान को जेब में रखता है, और मोदी जी की सरकार संविधान को दिल में रखती है, जेब में नहीं। और ये जेब में रखने वाले लोग जिन्होंने उस प्रॉपर्टी को भी अपनी बपौती समझ रखा था, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि वो दिन चले गए जब वो ये आके कहते थे, जैसे वो बादशाही जमाना होता है, जिस इलाके पे उंगली कर दी बस वो आपका हो गया, नाजिशे लोहे करम साहिबे आलम हुक्मराने वक्त वली हैद सल्तनत, उस मानसिकता से बाहर निकलिए और बाबा साहब के संविधान के अनुसार अगर आप उसको मानने से इनकार करते हैं, इंडी गठबंधन और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, इसका मतलब बाबा साहब के संविधान का सीधा सीधा अपमान कर रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, कोर्ट में भी ये लोग इसी प्रकार की दलील दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये मुस्लिम्स का मामला है। मैं आपको एक कोट बोल रहा हूं, सिंस द मैटर इज रिलेटेड टू द मुस्लिम्स एंड मुसलमान, सो देयर वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक पॉलिसी अराइजेज। आपको यही लगे ना ये कोई विपक्ष का नेता बोल रहा है या अभी हाल में पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा में बोला होगा। नहीं साहब, यह अप्रैल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वक्फ के समर्थन में बोला था। सेम वर्ड वही 1913 से 2025, और वैसे ही कांग्रेस जिसने 1906 में इसी पश्चिम बंगाल के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में वक्फ वाला औलाद जो 1894 में प्रीवी काउंसिल के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था, उसको कहा था गलती हुई है, और जिन्ना के प्रभाव में आकर उसका समर्थन किया था। तो वक्त बदला है, वक्फ पे ख्यालात नहीं बदले।
So Mamata Banerjee met the ulemas, Muslim terrorists, but she did not meet the victims of the families of the fathers who were killed, or the people who have moved from Malda to Murshidabad, from Murshidabad to Malda. There is nothing new about it. It is the SOP of the Mamata government. Standard operating procedure to meet the ulemas and not to meet any other real victims.